हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। हम लोग अपने प्रवक्ता परीक्षा 2016 के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज प्रश्नों को हल करेंगे। तो आगे का जो हमारा प्रश्न पत्र है उसको आज हम हल करेंगे। अगर पढ़ाया हुआ पसंद होता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफ़ेद मिलाना कहलाता है। तो हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफ़ेद मिलाना क्या कहलाता है? मान विरोधाभास, मान छाया, टिंट और छाया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो छाया है, हल्के रंग मान बनाने के लिए सफ़ेद रंग का मिलाना क्या कहलाता है? तो छाया क्या है? वो शेड है। ठीक है, ये शेड है और ये टिंट है। तो किसी भी रंग में जब सफ़ेद रंग हम मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो हल्का हो जाता है और वो क्या कहलाता है? टिंट। ठीक है, वैल्यू उसकी कम हो जाती है, टिंट कहलाता है। और जब ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं तब क्या होता है? वहाँ पे उसके लिए शेड का प्रयोग करते हैं, रंग को गाढ़ा करने के लिए जब ब्लैक कलर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सफ़ेद रंग अगर मिला रहे हैं तो किसके अंतर्गत वो आएगा? वो आएगा टिंट के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, 95 तक हो गया था, एक जो उसमें छूट गया आज मैंने उसको जोड़ दिया है। एक व्यक्ति, पशु, वस्तु या पदार्थ जिसमें संक्रमण मेज़बान तक पहुंचाता है। ठीक है, मेज़बान मतलब कि जो जिसको होगा, ठीक है, जो उस मतलब जो जिसके अंदर वो पाया जाएगा। जैसे दो चीज़ें होती हैं, एक जैसे गेस्ट होते हैं, एक होस्ट होते हैं, उसी तरह से एक मेहमान, मेज़बान। ठीक है, तो जो बाहर से आया हुआ है और मेज़बान मतलब जो घर का है। ठीक है, मतलब जिसको संक्रमण होना है। तो एक व्यक्ति, पशु, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रमण मेजबान तक पहुंचता है, मतलब किसी भी व्यक्ति तक या किसी भी कोई भी ह्यूमन बीइंग है उस तक जो संक्रमण पहुंचता है वो क्या कहलाता है? संक्रमण का स्रोत, रिजर्वायर, मामले, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए वो क्या कहलाएगा? संक्रमण का स्रोत होगा। वो संक्रमण का स्रोत होगा जिससे कि कोई भी व्यक्ति इन्फेक्टेड होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ, एक व्यक्ति, पशु, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रमण मेजबान तक किसी व्यक्ति तक पहुंचता है। व्यक्ति भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, टिटनेस जैसा, जैसे लोहा वगैरह लगने पर टिटनेस भी हो जाता है। तो वो क्या चीज़ें हैं? वो सारे संक्रमण के स्रोत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अतिश्वसन संक्रमणों के संचरण का प्रकार है जल जनित, वायु जनित, जलवायु जनित और भोजन जनित। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? वायु जनित। अतिश्वसन संक्रमणों के संचरण का प्रकार है, तो मतलब श्वसन क्रिया को अगर प्रभावित कर रही है कोई चीज़ तो वो क्या है? वायु जनित ही होगी। अगला है ऑप्शन नंबर बी, वहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कृत्रिम वायु आवागमन का प्रकार है एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, वातानुकूलन, संतुलित वायु आवागमन या उपयुक्त सभी। तो आप ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है? कृत्रिम वायु आवागमन ना। तो वहाँ पे एग्जॉस्ट फैंस जो लगे हुए होते हैं छत के पास में, दीवारों पे लगे हुए होते हैं, वो क्या है? ऊंचाई पे, जहाँ पे हमारी सीलिंग है उस जगह पे एक होल होता है और वहाँ पर क्या होते हैं? फैन लगे हुए होते हैं। वो क्या है? हमारा एग्जॉस्ट है। वातानुकूलन हम जानते हैं, एयर कंडीशनर। संतुलित वायु का आवागमन, मतलब वायु आ रही है और जा रही है। तो यहाँ पर क्योंकि ए और बी हमें पक्का पता है कि ये उसी के अंतर्गत आएगा, तो हम यहाँ पर उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाते हैं वो क्या है? रेशे हैं, खनिज हैं, जल है, विटामिन है। तो यौगिक, वो कौन सा यौगिक है? इस पे ध्यान देंगे आप। यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाते हैं तो वो क्या है? विटामिन हैं। तो ये जो विटामिन हैं वो क्या करते हैं? ये हमारे जो मुख्य
जो हमारे पोषक तत्व हैं, जिसके अंतर्गत क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन। क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन। इसको ऊर्जा इससे निकालने को मतलब सुगम बनाते हैं। और विटामिन का क्या कार्य है, यह शरीर के विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है तथा शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। और हमारे दांत हैं, हमारे त्वचा है, हमारे बाल हैं, ये सारी चीज़ें अंगों को उत्तम मतलब अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सहायक होता है। विटामिन आवश्यक होते हैं, हम सभी जानते हैं। जैसे विटामिन ए से क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस है, डी हमारे टीथ और बोन फॉर्मेशन के लिए, हाँ, और इस तरह से अलग अलग इसके फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका विटामिन करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से भोजन उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं। जब भी उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन की बात करेंगे तो वहाँ वेजिटेरियन नहीं, नॉन वेजिटेरियन के अंतर्गत क्या हमारा अंडा आएगा। ठीक है, अंडा आता है हमारा। और हम ये सब अंडे में कितना प्रोटीन पाया जाता है, 12 से 14% तक क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। वो भी उच्चतम गुणवत्ता का प्रोटीन होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो एक नवजात जो शिशु है, बच्चा है, उसके द्वारा जिसका पाचन हो जाता है अच्छे से, तो वो क्या है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछ रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट में दो चीज़ें आती हैं, स्टार्च आता है और शुगर आता है। तो यहाँ पे शुगर के सारे नाम लिखे हुए हैं, ग्लूकोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी, लैक्टोज, और दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, केसीन प्रोटीन होता है। और जो ये तो मालूम हो गया कि आपको दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। और दूध में लैक्टोज शर्करा की मात्रा सबसे अधिक होती है। और माँ के दूध में भी लैक्टोज की मात्रा गाय, भैंस तथा बकरी के दूध की अपेक्षा अधिक होती है। माँ के दूध में 6 से 7% तक लैक्टोज की मात्रा होती है। ठीक है, कितनी होती है, 6 से 7% तक लैक्टोज की मात्रा होती है। और गाय के दूध में ये कितनी होती है, 4.5 से लेकर के 5% तक होती है। इसको याद कर लेंगे, डेटा एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगर बात करें हम काऊ मिल्क कितना होता है, 4.5 से लेकर के 5% तक। और आपका जो ह्यूमन मिल्क है, ठीक है, मतलब माँ का दूध, वो कितना है, उसमें 6 से 7% इसकी मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। ठीक है, पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। मृद भोजन, पूर्ण द्रव भोजन, स्पष्ट द्रव भोजन और नियमित भोजन। तो जो इसमें प्योर लिक्विड डाइट होती है, स्पष्ट द्रव भोजन है, स्पष्ट द्रव भोजन जो है वो क्या है, पूर्ण रूप से अपर्याप्त होता है। तो यहाँ पर जो आपका इसके अंतर्गत क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं, और आपका वाटर आता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। रिपर एक है, रिपर क्या है, एक सिलाई का उपकरण है, काटने का उपकरण है, मापन का उपकरण है, या नत्थी करने का उपकरण है। तो जो रिपर है वो क्या है, वो एक सिलाई का उपकरण है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रिपर क्या होता है, मैं आपको बता दूँ, रिपर होता जो है वो क्या करता है, जो हमारी जो बखिया होती है स्टिचिंग में, उसको क्या करता है, निकालने का काम करता है। और उसमें साइड में एक ब्लेड भी लगा होता है, उसको कट करने का भी काम करता है। राष्ट्रीय पोषणीय अनीमिया प्रेफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में वर्ष में शुरू किया गया। तो मतलब कौन सा कार्यक्रम के बारे में पूछ रहा है, राष्ट्रीय पोषणीय अनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम। तो ये जो है ये भारत में कब शुरू किया गया, किस वर्ष में, 1962 में, 70 में, 1980 में, 1975 में। तो यह कार्यक्रम भारत में 1970 में शुरू किया गया। ये इसको आप ध्यान दें, डेट को आपको याद रखना होता है कि इसका क्या अक्सर आ जाता है कि किस ईयर में कौन सा जो प्रोग्राम्स हैं
उनको आपको याद करने होते हैं कुछ कुछ प्रोग्राम्स। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विद्यालय पूर्व बालकों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं में रक्त अल्पता रोग की दर एवं संख्या में कमी लाना। ओके, क्या है इसका? फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, क्या है कि सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है वो विद्यालय पूर्व बालकों, ठीक है, तो जो इस प्री स्कूल चाइल्ड्स हैं, मतलब 6 साल से कम के बच्चे जो घर में हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है, गर्भवती, प्रेग्नेंट लेडीज तथा धात्री महिलाओं मतलब लैक्टेटिंग मदर्स में रक्त अल्पता रोग की दर एवं संख्या में कमी लाना। मतलब जो अनीमिया वाला प्रोग्राम ही है ये, तो खून की कमी जो हो जाती है उसको ये दृष्टिगत रखते हुए यह प्रोग्राम चलाया गया है कि उसमें संख्या में क्या हो जाए, कमी आ जाए। अगला प्रश्न, एक बालक सावधान होगा जब वह समझेगा जानवरों का खतरा, खेलना, चित्रकारी, दीवा, स्वप्न। तो बालक सावधान कब होगा? तो जब वो क्या समझेगा कि जानवरों का खतरा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला, मृदा युक्त जल के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। मृदा युक्त जल किसके उपयोग से शुद्ध किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम ऑक्साइड, फिटकरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फिटकरी। हम सभी जानते हैं कि मृदा युक्त जल जो है वो किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? वो डी के फिटकरी के द्वारा शुद्ध किया जाता है। और अगला प्रश्न है, नवजात को हीमोलाइटिक रोग के कारण हो जाता है। तो आरएच असंगतता, हीमोग्लोबिन की कमी, एबीओ असंगतता, उक्त में से कोई नहीं। तो हीमोलाइटिक रोग के कारण, हीमोलाइटिक, हीम मीन्स आयरन, ठीक है, आयरन की कम, ये क्या हो जाता है? यहाँ पर आरएच फैक्टर जो है वो उसके कारण नवजात को हीमोलाइटिक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय मांसपेशियों का बना होता है। कार्डियक, धारीदार, मृदु, उक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं हृदय किससे बना हुआ होता है? कार्डियक मांसपेशियों के द्वारा बना हुआ होता है। जैसे हमारे पास 3 पेशियां हैं, कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास है ऐच्छिक, एक दूसरी अनैच्छिक। कौन कौन सी? एक हो गई ऐच्छिक, दूसरी अनैच्छिक और तीसरी हृदय पेशी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कार्डियक। ओके, तो मनुष्य का हृदय कैसा है? बिल्कुल स्पंदनशील, कोमल पेशीय अंग है। और ये कहाँ पे होता है? यह वक्षस्थल में बाईं ओर स्थित होता है। और ये भी आप याद रखेंगे, तीसरी और छठी पसलियों के मध्य में, ठीक है, और फेफड़ों के मध्य अधर तल की ओर स्थित होता है। कैसे? तीसरी और छठी पसलियों के बीच, दोनों फेफड़ों के मध्य अधर तल में की ओर स्थित होता है। अगला प्रश्न है, वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा शोषण के दौरान गैसों का विनिमय होता है। परासरण, विसरण, फैगोसाइटिस, पिनोसाइटोसिस। आपका फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, ठीक है। तो किसके द्वारा होता है? यह विसरण के द्वारा। वह कौन सी प्रक्रिया है? आधारभूत प्रक्रिया विसरण। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, उदर आंत्र भित्ति से बना होता है। कंकालीय मांसपेशियां, धारीदार मांसपेशियां, मृदु मांसपेशियां, कार्डियक मांसपेशियां। उदर आंत्र भित्ति से क्या चीज़ें बनी होती है? तो वो उदर आंत्र भित्ति से ऑप्शन नंबर सी हमारी मृदु मांसपेशियां बनी हुई होती हैं। अगला है, ऑक्सेंटिक ग्रंथियों को भी कहते हैं। उदर ग्रंथियां, आंत्र ग्रंथियां, कार्डियक ग्रंथियां, वायुकोशीय ग्रंथियां, ठीक है। तो ये जो आपका है ऑक्सेंटिक ग्रंथियों को हम किस नाम से और भी जानते हैं? उदर ग्रंथियों के नाम से भी जानते हैं। लार में पाचन एंजाइम होता है। लार में कौन सा पाचन एंजाइम होता है? माल्टेज, काइनेज, सुक्रेज और क्या लिखा है? प्लेटाइलिन, ठीक। तो ये नाम भी अजीब अजीब हो जाते हैं। लार में जो हमारा पाचन हार्मोन है वो क्या, यहाँ प्लेटाइलिन नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा टाइलिन। तभी मुझे यहाँ पर क्या रहेगा? टाइलिन। तो हम सभी जानते हैं कि लार में कौन सा हार्मोन होता है? पाचन हार्मोन, वो टाइलिन नामक हार्मोन हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
शुक्र जनन नलिका में उपस्थित होता है? शुक्रवाहिका, वृषण, शुक्राणुपुटिका, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वृषण। शुक्र जनक नलिका जो है वो किस में उपस्थित होती है? वो वृषण में उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी। जो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, इसमें मेल है और फीमेल है। फीमेल का तो जनरली हम लोगों को याद ही रहता है, लेकिन आप फीमेल का और मेल का ज़रूर देखें। अगर आप पीजीटी एग्ज़ाम दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इस तरह के प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो बिल्कुल आपको प्रश्न ये इस तरह के क्वेश्चन रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से अब क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए जो आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको आप बहुत अच्छे से स्टडी करें। शुक्राणु की परिपक्वता में होती है, किस में होती है? अधिवृषण में, शुक्राणुपुटिका में, वृषण में, प्रोस्टेट ग्रंथि में। तो जो शुक्राणु की परिपक्वता होती है वो कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वहाँ कहाँ पर हो जाएगी? अधिवृषण में हो जाएगी। ठीक। और ये क्या है? एक 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है जो प्रत्येक वृषण के पीछे स्थित होती है। यह वृषण से अच्छी तरह जुड़ी रहती है। इसका एक छोर वृषण से जुड़ा रहता है तथा दूसरा छोर अधिवृषण से जुड़ा हुआ होता है। तो शुक्राणु की परिपक्वता जो है, जन्म नहीं पूछ रहा है, परिपक्व किस में होता है? तो ये क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अधिवृषण। नर में FSH कोशिकाओं को उद्दीप्त करती है, मतलब स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है उनकी बात स्टिमुलेट करने की बात कर रहा है। तो कौन सी है? लेडिंग कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं और शुक्राणु जनक कोशिकाएं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सर्टोली कोशिकाएं। जब FSH को जो नर में FSH है उसको सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीप्त करते हैं। ठीक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सर्टोली कोशिकाएं करेक्ट हो जाएगा। स्टिमुलेटिंग होती है। कार्पस ल्यूटियम स्रावित करता है। तो कार्पस ल्यूटियम किस में रहता है? मेल में या फीमेल में? तो या फीमेल में रहता है। तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड की बात हो गई। ठीक। और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन इन दोनों को स्रावित करता है। कौन करता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों को। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली के लिपिड द्विपरत फास्फोलिपिड हैं। जलभेरू जो कोशिका झिल्ली के लिपिड द्विपरत फास्फोलिपिड है, उसके मतलब उसमें जो डबल द्विपरतीय है ना, डबल है, तो वो किस तरह से है? जलभीरू या जलप्रिय? तो ये दो तरह के होते हैं। एक तो फोबिया वाले हो गए और भाई लवर हो गए, वाटर लवर हो गए, और उनको ये वाटर लवर हो गए, और ये हो आपके कौन से हो गए? जलभीरू। तो यहाँ पर ए और सी ये दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पर जलभीरू भी होते हैं और जलप्रिय भी होते हैं। तो ये जो फॉस्फोलिपिड्स है वो जलभीरू और जलप्रिय दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी वहाँ पे करेक्ट था। कोशिका का शक्ति निवास है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे। तो शक्ति निवास, पावर हाउस ना, पावर हाउस कौन है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिकाओं का शक्ति निवास है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या विद्युत घर भी कहते हैं। पावर हाउस की अभी बात ही हो गई। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की है। किसने की है? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की है। अगला प्रश्न है, फैलोपियन नली भी कहलाती है। फैलोपियन नली को और भी क्या कहते हैं? अंडनली, गर्भाशय, एम्प्यूली और इंडोमेट्रियम। नहीं, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाता है। फैलोपियन नली जो है वह अंड नली भी कहलाती है, क्योंकि अंडवाहिनियाँ या फैलोपियन नलिका की संख्या कितनी होती है? चाहे अंडवाहिनी और फैलोपियन नलिका इन दोनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, जो गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों में अगल बगल लगी हुई होती है। प्रत्येक फैलोपियन नलिका लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और इस नलिका का एक सिरा गर्भाशय से संबद्ध
होता है। ओके, तो जो फैलोपियन नली है उनकी संख्या कितनी हो जाएंगी? ओवरीज हमारे पास कितनी है? ओवरीज हमारे पास 2 है ना, 2 ओवरीज हैं, तो फैलोपियन नली को ही हम क्या कहते हैं? अंड नली कहते हैं। तो उसी के बारे में ये डिस्कशन था। अगला प्रश्न है, बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूनों से बनी ढाका की साड़ियाँ कहलाती हैं। वो फुलवार, जतार, तोरदार, पन्ना, हजारे। तो बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूनों की बनी साड़ियाँ क्या कहलाती हैं? तोरेदार साड़ियाँ कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? तोरेदार साड़ियाँ कहलाती हैं। ढाका के मलमल की तरह ही ढाका की साड़ियाँ भी विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध हैं और यहाँ की साड़ियाँ कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। ये साड़ियाँ अत्यंत हल्की, बारीक, कोमल एवं सूक्ष्म धागों से निर्मित होती हैं। ठीक, तो ये कौन सी जो तोरेदार साड़ियाँ हैं वो किसकी? सिल्क की हैं। रक्त की प्रकृति हल्की होती है, अम्लीय ए और सी दोनों, क्षारीय इनमें से कोई नहीं। मैंने उस दिन आपको क्वेश्चन कराया था तो बताया भी था कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और जो हमारा शरीर है उसके पूरी की अपेक्षा उसमें रक्त अगर बात करें कि उसका अनुपात क्या, मतलब वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो 7.7% हमारे बॉडी में क्या होता है? ब्लड होता है। इसकी मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। देखिए 7% है, नहीं तो 7 लीटर आप समझ लें। कितनी? 5 से 6 लीटर। 7.4 पीएच हो गया। 7% क्या हो गया? हमारे जैसे भार के हिसाब से, हमारे शरीर के हिसाब से। ठीक है, तो उसमें कितना? 7% हुआ वो। तो यहाँ पर 7.4 है। अगर मैंने आपको बताया था जो पीएच स्केल है वो कितनी होती है? ये आपकी 0 से लेकर 14 के बीच में होगी। 7 न्यूट्रल होगा, इससे पहले क्या हो जाता है? एसिड हो जाता है और इसके बाद बेस हो जाता है। तो हम इधर की तरफ 7.4 जाएंगे तो ये बेस हो गया। तो अम्ल की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, अम्ल की प्रकृति हल्की कैसी होती है? बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की कैसी होती है? क्षारीय होती है। और जो ब्लड है हमारा उसकी उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म स्तर से होती है। किसमें? भ्रूण के जो भ्रूण के स्तर होते हैं उसमें जो मेसोडर्म स्तर है उसके द्वारा होती है। और यह किसके? तरल संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। रक्त किसका बना हुआ होता है? तरल संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। अगला है क्वेश्चन है, वर्ण, गहराई और मान की 3 विमाएँ हैं। तो जब हम बात करते हैं क्रोम की, ह्यू की और आपके क्रोम ह्यूज हैं, गहराई और मान, इसकी वैल्यूज़। ठीक है, तो ये इसके 3 स्तर हैं। जैसे कि ये मतलब किस रंग का ये टिंट है कि शेड है, मतलब किस में तो उसकी वैल्यू घटती है बढ़ती है ना, इस तरह से। तो वही क्या है? रंग की जो 3 विमाएँ हैं उसमें 3। अच्छा, ये पूछा है कि वर्ण, गहराई और मान की किसकी 3 विमाएँ हैं? पैटर्न की, संरचना की, रंग की और रेखा की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका रंग करेक्ट हो जाता है, क्योंकि रंग की ही ये 3 विमाएँ हैं। रंग का प्रभाव सार्वभौमिक है और हमारी एक महत्वपूर्ण खुशी में निहित रहता है। जैसे रंग है, हम अगर खुश हैं तो तो क्या ब्राइट कलर्स का यूज़ करते हैं, शोक में है ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं, शांति में है सफ़ेद रंग का यूज़ करते हैं। और कभी कभी इस कलर्स का यूज़ भी पूछ लिया जाता है कि राजसी कलर कौन सा है, खुशी वाला कलर कौन सा है, न्यूट्रल कलर कौन सा है। तो ये भी आपको याद करना होगा। इनमें से सही युग्म नहीं है। पैठणी महाराष्ट्र की, बालूचरी बनारस की, ब्रोकेट बंगाल की, कांजीवरम बंगाल। तो पैठणी जो है वो कहाँ की है? पैठणी आपकी महाराष्ट्र की कढ़ाई है। ठीक है, और बालूचरी कहाँ की है? मुर्शिदाबाद की। ठीक, तो ये कहाँ की है? मुर्शिदाबाद की। मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रश्न होते हैं इनमें से सही युग्म नहीं है। सही युग्म तो इनमें से सही युग्म है, इसमें ये पूछना था कि इसमें सही युग्म कौन सा है। बालूचरी कहाँ की हो गई आपकी साड़ी? ये बालूचरी कहाँ की हो गई है? ये है मुर्शिदाबाद की। कहाँ की? मुर्शिदाबाद की है। ब्रोकेट्स हमारी कहाँ है? ब्रोकेट्स हमारी है बनारस की। ठीक, ब्रोकेट्स कहाँ की? बनारस की। कांजीवरम साड़ी जो है वो ये आपके तमिलनाडु या मद्रास दोनों में से एक में है।
ठीक है, ये साउथ की है। और पैठणी महाराष्ट्र की जो है वो तो पैठणी महाराष्ट्र की कढ़ाई है ही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे गलत थे और मैंने इसका सही आपको बता दिया है कि बालूचरी बनारस की, ब्रोकेट बंगाल की और कांजीवरम साउथ की है। ठीक है, तो ये अलग अलग है, बंगाल की नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। अगला है बाटिक कार्य के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग है। बाटिक में कौन से रंग का प्रयोग होता है? बिल्कुल आप इसको रट लीजिए, अम्लीय डाई, नेफ्थॉल डाई, ऋणायनिक डाई और सल्फर डाई। तो ये जो नेफ्थॉल डाइज हैं उसमें किसमें बांधनी बाटिक में इनका प्रयोग होता है। और नेफ्थॉल और इसको क्या कहते हैं? एजोइक रंग भी कहते हैं। वनस्पति रेशों से बने वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई नेफ्थॉल रंगों के द्वारा की जाती है। सूती वस्त्रों को रंगने के लिए इसे पहले बीटा नेफ्थॉल में बीटा नेफ्थॉल एवं कास्टिक सोडा के घोल में डुबाया जाता है। कास्टिक सोडा के घोल में डुबाया जाता है। इसके बाद वस्त्र को क्षारीय रंगों में रंगा जाता है। इससे रंग पक्के चढ़ते हैं और क्या हो जाता है इसमें जो इसकी फिनिशेस जो इसका कलर है वो क्या उससे जाता नहीं है। पसीने, ब्लीच, इन सब के प्रभाव को ये निष्प्रभाव कर देता है। अगला प्रश्न है, चुन्नट तह या नमूना में केंद्र बिंदु से चमकता है। ऊर्ध्वाधर संतुलन, अर्धव्यासी संतुलन, अनौपचारिक संतुलन, औपचारिक संतुलन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, अर्धव्यासी संतुलन। चुन्नट तह या नमूना अर्धव्यासी संतुलन में केंद्र बिंदु से चमकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षित करके व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलने का आधारभूत दर्शन है। तो ये किसका, आप ये शिक्षा मत लगा दीजिएगा, पहले प्रश्न को पढ़ें कि प्रश्न कहाँ से आया है। तो आप ध्यान देंगे तो देखेंगे आप एक्सटेंशन एजुकेशन से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो शिक्षित करके व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलना का आधारभूत दर्शन है किसका? प्रसार शिक्षा का। तो प्रसार शिक्षा वर्ड में नहीं है, यहाँ विस्तार लिखा हुआ है। इंग्लिश की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो यहाँ इस तरह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ये छूट गया था पिछला, तो यहाँ पे इसको डाला है। कशेरुकी से मनुष्य के संचरण योग संक्रमण का उदाहरण है मम्स, रेबीज, डिप्थीरिया, पोलियो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेबीज। ठीक, तो संक्रमण से मनुष्य में संचरण योग संक्रमण का उदाहरण क्या है? रेबीज है। तो इस तरह से आज का लेक्चर ख़त्म होता है। और इसकी जो मैंने चारों वीडियो बनाए इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आपको 1, 2, 3, 4 एक साथ में देखने को मिल जाएगा। ओके, पढ़ाया हुआ अगर समझ में आता है प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके।